Good morning to all of you. Today we are going to discuss another segment of this very chapter. That's about the chromosomal theory of inheritance, जो कि एक अच्छा सा हॉट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ में हम लिंकेज डिस्कस करेंगे. राइट, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. पहला पॉइंट हम जाते हैं, बिफोर के हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जेनेटिक्स का एक पार्ट खत्म किया. मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि हम क्लासिकल जेनेटिक्स को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे. तो मेंडलिज्म का जो पहला पार्ट था, जो भी इसके क्रॉसेस थे, लाज थे, डिविजन्स थे, वो हमने डिस्कस किए. राइट, तो दूसरे पार्ट में सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर है? तो उसमें बिफोर कि मैं स्टार्ट करूं, जंप करूं टॉपिक पे, मैं आपको याद कराना चाहता हूं जो मेंडल था, पहला पॉइंट, उसने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कितने साल? वेरी गुड. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कितने साल? 7 इयर्स. ठीक है. दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना. दूसरा पॉइंट, उसने जो उसका वर्क था, जो उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने उसको पब्लिश किया. ठीक है ना, एक लोकल जर्नल. लेकिन वो पब्लिश हुआ कब? 1865 में उसने पब्लिश किया जो भी इसका वर्क था. ही पब्लिश्ड इन जर्नल. ये क्लियर है? अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल की जो वर्क थी वो पब्लिश क्यों नहीं हुई, सॉरी वो डिस्कवर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब वो मर गया उसके तुरंत बाद उसकी वर्क डिस्कवर की गई. उसके मेन कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे. नंबर 1 रीजन, ध्यान से सुनना मेरी बात, रीजन था जो मेंडल का जो वर्क था, इट वाज पब्लिश्ड इन लोकल जर्नल्स. राइट, पहला पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, जो मेंडल था, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले तो लोकल जर्नल. दूसरा, जो माइंड था उस टाइम पे साइंटिस्ट था, इट वाज ऑक्युपाइड बाय डार्विनिज्म. राइट, इवोल्यूशन पे वो काम कर रहे थे. दैट मींस दूसरा फैक्टर था इवोल्यूशन. जो साइंटिस्ट्स थे दे वर वर्किंग ऑन इवोल्यूशन. राइट. नंबर 3 रीजन, मेन रीजन, जो मेंडल ने अपने काम में मैथमेटिकल टूल्स यूज किए थे. मैथमेटिकल टूल्स, इज इट क्लियर? दैट मींस उसने अपने काम में स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए थे, जो कि उस टाइम पे बायोलॉजिस्ट्स को समझ में नहीं आता था. बायोलॉजिस्ट्स वर फुली अनअवेयर ऑफ दैट. उनको पता ही नहीं था मैथ क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो भी एक दिक्कत हुई मेंडल के वर्क को डिस्कवर करने में. इज इट क्लियर? ठीक है ना. और 4th, आपको पता है मेंडल ने किसी चीज को फैक्टर बोला था. आपको याद है ना, डिस्क्रीट यूनिट्स. राइट, वो फैक्टर क्या था? एक्चुअली जीन था. क्या था? जीन था लास्ट में. लेकिन मेंडल एक्चुअली बता नहीं पाया पोजीशन ऑफ फैक्टर. ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, पोजीशन ऑफ फैक्टर. उसने हमें बताया ही नहीं कि फैक्टर की पोजीशन कहां पे होती है. इज इट क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडल्स वर्क वाज डिस्कवर्ड लेटली. राइट, मरने के बाद मेंडल की वर्क डिस्कवर की गई थी. इन रीजन, पहला लोकल जर्नल, दूसरा माइंड ऑफ साइंटिस्ट वाज ऑक्युपाइड बाय इवोल्यूशन. राइट, क्योंकि इस टाइम पे डार्विन एक्टिवेट था ना, डार्विन ने इवोल्यूशन पे काम किया था. तीसरा, मैथमेटिकल टूल्स, यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स. नंबर 4, पोजीशन ऑफ एन फैक्टर. क्लियर? इसीलिए मेंडल की वर्क लेटली डिस्कवर की गई थी. कोई शक है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हेलो, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना मेरी बात. उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको पढ़ाया है 1900 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने मेंडल की वर्क डिस्कवर की. राइट, याद है ना आपको? वो 3 साइंटिस्ट्स कौन कौन से थे बेटा? शाबाश. नंबर 1 था टेस्टरमार्क, पता है ना आपको? शाबाश. दूसरा, हिगोडी वेरीज एंड कार्ल लॉरेंस. इज इट क्लियर? इन 3 साइंटिस्ट्स ने मेंडल की जो वर्क थी वो डिस्कवर की. हाँ, एनी डाउट? नो.
उसके बाद क्या हुआ 1902 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, या बिफोर के 1902 1900 जब आया था उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इजाद किया गया था, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप था ही नहीं, इज इट क्लियर ना? मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप था ही नहीं कहीं पे, तो माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ 1900 में। उससे क्या हुआ, माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने से क्या होता है, सेल का जो स्ट्रक्चर था वो देखा गया, है ना, सेल का स्ट्रक्चर देखा गया और कुछ कलर्ड बॉडीज देखे गए। क्या देखे गए? कलर्ड बॉडीज। और वो लास्ट में जो कलर्ड बॉडीज थे वो थे क्रोमोसोम्स। क्या थे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि मेंडल को पता ही नहीं था क्रोमोसोम, क्योंकि सेल डिस्कवर नहीं की गई थी उस टाइम पे, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप था ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कब हुआ 1900 में, सब कुछ आया ना, कुछ बॉडी देखी गई कलर्ड वाली बॉडी, उन्होंने बोला ये क्रोमोसोम है। इज इट क्लियर? निराई देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, डेट देखना 1902 में क्या हुआ। 1902 में दो साइंटिस्ट आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे फोकस कर रहा। अब आए दो साइंटिस्ट, एक का नाम था सटन, दूसरा का नाम था बॉवरी। ये दो साइंटिस्ट आए, सटन और बॉवरी। उन्होंने क्या देखा, ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला कि जो मेंडल्स के लॉज थे, they tried to explain the Mendel's laws on the basis of behavior of chromosomes। ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉइंट समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की मेंडल्स के लॉज को। मेंडल्स के लॉज क्या क्या है, जरा मुझे बताओ, कौन कौन से लॉज है ये बताओ मुझे। मेंडल्स के कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है ना? तो सटन और बाउरी ने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1902 की बात है। जो सटन था और बाउरी था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे ट्राइड टू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की? मेंडल्स लॉज को, है ना, इन टर्म्स ऑफ, शाबाश, हाँ, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जोर से ना, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स को उन्होंने रिलेट किया विद मेंडल्स लॉज के साथ। सिंपल सी बात, क्लियर है ना? उसके बाद जो सटन था उसने उसके बाद प्रपोज किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या बोला, जो मेंडल के जो फैक्टर थे, ट्राई टू एक्सप्लेन एक पॉइंट में, जो मेंडल का जो फैक्टर था वो बराबर पैरेलल चल रहा था विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स वहां पे बिहेवियर दिखाते थे ना, क्योंकि क्रोमोसोम भी डिस्कवर थे, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया दोनों ने क्या, मेंडल्स लॉज, राइट। मेंडल ने फैक्टर बोला था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्रोमोसोम देखा, उन्होंने बोला जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आर इन पैरेलल, वो एक साथ में थे। और उस थ्योरी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की, तो आप लिखोगे सटन, है ना, फाइनली। लेकिन पहले देखा गया दोनों ने, लेकिन फाइनल कांसेप्ट इसका सटन का कि फैक्टर और क्रोमोसोम्स पैरेलल में है। इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। आगे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप क्रोमोसोम देखोगे बेटा, क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ, क्रोमोसोम है ना, ये हुआ हमारा क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ इट इज अ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे ये जो डॉट्स पे दिखा रहा हूं बोर्ड पे, आपको पता है दीज डॉट्स आर एक्चुअली, जिनको मेंडल ने फैक्टर बोला था, राइट। इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं आजकल, जीन्स। इज इट क्लियर? है ना? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर मैं कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पे सिखाऊंगा, जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला उसके लिए मिनिमम क्रॉस होना चाहिए डाइहाइब्रिड। याद है आपको, मिनिमम डाइहाइब्रिड। तो अगर मैं यहां पे ले लूं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस, बेटा ध्यान से सुनना, एग्जांपल RR YY
इज इट क्लियर? उसको हम क्रॉस करते थे, राउंड है ये जॉन, राउंड है और क्या है ये येलो है, वेरी गुड। उसको हम क्रॉस करेंगे आर आर वाई वाई के साथ, है ना, ये क्या होगा रिंकल ग्रीन, है ना। जो हमारा F1 जनरेशन आएगा वो आएगा आर आर वाई एंड वाई, इज इट क्लियर ना? ध्यान से सुनना, ये हमारा हो गया F1 जनरेशन। अब सुनो, F1 जनरेशन को जब हम गैमेट्स निकालते हैं, क्योंकि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा यहाँ पे, तो गैमेट्स सेपरेट होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही कहता है ना, और गेटिंग माय पॉइंट, दैट मींस अगर इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो 4 अलग-अलग गैमेट्स बन जाएंगे। कोई डाउट? कितने गैमेट्स बन जाएंगे? 4। ध्यान से सुनना, कौन-कौन से गैमेट्स? कैपिटल आर सर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इज इट क्लियर? ये बीच वाले दो गैमेट्स स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, इज इट क्लियर? उसका मतलब क्या है? ये है, ये मेंडल ने हमें बोला फैक्टर्स, राइट? उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, अगर हम क्रोमोसोम्स अब देखेंगे, क्योंकि हमें बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ना है ना, दैट मींस ये कैपिटल आर जो है होगा ये एक क्रोमोसोम पे होगा, कोई टेंशन नहीं। ये स्मॉल आर होगा दूसरे क्रोमोसोम पे, है ना। कैपिटल वाई होगा तीसरे और कैपिटल 4 होगा दूसरे। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये अलग-अलग है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स पॉसिबल है, क्योंकि उनमें लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास अब ये जो F1 हाइब्रिड है, मान के चलो हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। यहां पे होगा कैपिटल आर, यहां पे होगा स्मॉल आर, यहां पे होगा कैपिटल वाई, यहां पे होगा स्मॉल वाई, इज इट क्लियर? अब कितने क्रोमोसोम्स? 2 सर। हाउ मेनी पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट्स आर देयर? कितने गैमेट्स बनेंगे सर? 2 ही गैमेट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे गैमेट्स? क्योंकि सर अभी हम लिंकेज को रिलेट करेंगे अभी यहाँ पे, राइट? क्योंकि सर पहले मैं बोलूंगा सिंपल आंसर, क्योंकि सर 2 ही क्रोमोसोम है, राइट? और एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स प्रेजेंट है, तो पॉसिबिलिटी होगी इस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा वहां पे लिंकेज होगी। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया, वहां पे मैंने सिंपली बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑपोजिट ऑफ लिंकेज। अगर आपको याद होगा, देखो यहां पे पॉसिबल है, यहां पे लिंकेज पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे भी 2 ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में 2 जीन्स है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो लिंकेज होगी। क्या होगी? लिंकेज। कितना क्लियर? एनी डाउट? आगे जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यहां पे एक कंसेप्ट मुझे आ रहा है। बिफोर कि हम लिंकेज स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का दिया है मॉर्गन ने, T.H. मॉर्गन। किसने? T.H. Morgan. He was a scientist who demonstrated the experimental verification for the chromosomal theory of inheritance. Morgan को हम fruit fly man भी बोलते हैं, fruit fly man, क्योंकि मॉर्गन ने काम किया है फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई का zoological नेम है ड्रोसोफिला, सुना होगा ड्रोसोफिला, फिर मेलानोगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तुझे क्लियर ना? इसने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए लिया है ना। जब आप कोई भी फ्रूट देखोगे, फॉर एग्जांपल बनाना, जब बनाना खराब होता है आप देखोगे, आप घर पे रखना, उस पर छोटी छोटी वो मक्खियां होती हैं, छोटी छोटी, वही छोटी छोटी मक्खियां ड्रोसोफिला। क्लियर? अब उसने ड्रोसोफिला को क्यों लिया? जैसे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया, उसका रीजन है, पता है आपको। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों लिया? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को इसलिए लिया है, उसके पर्टिकुलर रीजंस है। नंबर 1, उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, राइट? बहुत कम लाइफ साइकिल, दैट मींस many generations can be obtained in a year. क्लियर? नंबर 2,
ड्रोसोफिला को हम इजीली ग्रो करा सकते हैं लैब में। कहां पे? हम लिखेंगे इजी टू ग्रो। ओब्वियसली हम कोई भी फ्रूट लाएंगे बनाना का, उसको 5-6 दिन रखेंगे, ओब्वियसली वो खराब हो जाएगा तो ड्रोसोफिला मिल जाएगा, उसको हम कल्चर कर सकते हैं, राइट है ना। और तीसरा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ड्रोसोफिला ही क्यों? एक तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, दूसरा इजी टू ग्रो है, तीसरा हम मेल और फीमेल को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, क्लियर? ध्यान से सुनना। इसीलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को लिया एज एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और आपको याद, हमें आगे डिस्कस करना है ड्रोसोफिला, राइट? तो आपको याद रखना है कि जो ड्रोसोफिला है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 8 क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 8 क्रोमोसोम्स। क्लियर? 2n=8। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कितनी बार मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी वही आपको। ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 8, है ना? तो ये हम आगे देखेंगे। नाउ अब सुनो, इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग, अगर लिंकेज आपको समझ में आएगी, आई स्वेयर कोई भी क्वेश्चन आएगा नीट में आप आराम से कर सकते हो। अगर लिंकेज समझ में ना आए, अगर आपको कोई भी फिर कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिंकेज पे हमें क्रॉस करना है, लिंकेज पे हमें देखना है कि रिकम्बिनेंट बनते हैं या नहीं बनते हैं, पैरेंटल कितने बनते हैं और रिकम्बिनेंट्स कितने बनते हैं। तो मैं यहां पे टॉपिक लिख रहा हूं लिंकेज। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम लिंकेज डिस्कस करेंगे, लिंकेज पहले डेफिनेशन क्या होती है? लिंकेज होती है टेंडेंसी ऑफ इन जीन्स। टेंडेंसी किन की? जीन्स की। फॉर एग्जांपल ये है एक क्रोमोसोम, ये है सेकंड क्रोमोसोम, इस पे है ए, इस पे है बी, इस पे है सी, इस पे है डी। क्रोमोसोम कितने? 2। जीन्स कितने? 4। वेरी गुड, 4। मैं कहता हूं लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और बेटे मैं पॉइंट, एंड पास टू नेक्स्ट जनरेशन। डेफिनेशन समझना, दैट मींस जब ये आगे जाएगा ये सीधे जाएगा ए बी, और बेटे मैं पॉइंट, ये सीधे जाएगा सी डी, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ये समझना मेरी बात को, राइट? क्योंकि लिंकेज है यहां पे, तो मैं देखता हूं लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन, कोई भी जीन ले लो ए बी सी डी, टू स्टे टुगेदर, है ना, एंड टू पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, की प्रोजेनी में पास होना है, क्योंकि ये लिंक करके है। अगर आप यही देखोगे, अगर इन्हीं को आप देखोगे 4 क्रोमोसोम्स पे 1 2 3 एंड 4, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी, कॉम्बिनेशन अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे सर? क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। और बेटे मैं पॉइंट 4 गैमेट्स, जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो कितने गैमेट्स? 2 सर गैमेट्स बनेंगे। दैट मींस लिंकेज में 2 ही गैमेट्स बनते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं ना? वेरी गुड। आगे जाते हैं, लिंकेज को हम क्रॉस में अब देखते हैं कैसे क्या है। चलो लेट्स टेक इन क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, याद करो, टेस्ट क्रॉस को याद करो, राइट? हम कहते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा टी टी आर आर को हम क्रॉस करेंगे। जरा मुझे एक बात बोलो, पहले मुझे जॉन यहां पे इसको छोड़ो, पहले मुझे प्रोजेनी क्या होगी? अगर F1 I1 ऐसा होगा तो मुझे बता पेरेंट्स क्या होंगे? टी 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 पेरेंट, कैपिटल आर, क्लियर? हाँ, और क्रॉस करना है स्मॉल टी स्मॉल। इज इट क्लियर ना? व्हाट इज दिस? दिस इज स्टार, जॉन आर, व्हाट इज आर? राउंड। Huh? I am taking in general cross, right? This is tall, this is round. What is this? This is dwarf. And what is R? Huh? ये इसका है ना, हम कहेंगे ग्रीन, जो भी है। Is it clear? Is it clear? जब इसका F1 हाइब्रिड आएगा वो यही आएगा तो और कुछ आएगा? यही आएगा। ये क्या है? ये क्या बना? tall, क्या? tall, round। अरे F1 जनरेशन है ना, तो ये क्या बना? ध्यान से सुनना, पहला वाला क्रॉस हम करेंगे अगर लिंकेज ना हो, दूसरा वाला क्रॉस हम करेंगे जब लिंकेज होगा इसी क्रॉस पे। और बेटे में फॉर एग्जांपल आई एम सेटिंग एन एग्जांपल, राइट?
ये है टेस्ट क्रॉस, दैट मींस इसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज सर द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड द रिसेसिव पैरेंट। पढ़ा है मैंने आपको, यहाँ पे रिसेसिव कौन है? ये सर, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसको क्रॉस करना है इसके साथ। इज इट क्लियर ना? कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ये F1 हाइब्रिड है, यहाँ पे लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज। तो यहाँ पे अगर लिंकेज नहीं है दैट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। कितने गैमेट्स? 4। इज इट क्लियर? कौन कौन से 4 गैमेट्स? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? यहाँ पे कितने? 1 होमोजाइगस है ना ये, तो स्मॉल टी स्मॉल आर। अब करो क्रॉस, इसको इसके साथ पहले कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ना कैसे? उलट करना सीधे, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसको स्मॉल टी कैपिटल आर। इज इट क्लियर? स्मॉल टी स्मॉल आर। ये निकला हमारा F2 जनरेशन। इज इट क्लियर ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे देखो, आप ये जो है ये पैरेंटल है, यस, ये सेम है। ये क्या है? पैरेंटल, सेम एज अबव दिस। व्हाट आर दीज टू? These two are recombinants. These two are recombinants. ध्यान से सुनना मेरी बात। recombinant हुए, पैरेंटल कितने हैं सर? 2 है ना, आउट ऑफ 4 हाँ ऑब्वियसली। पैरेंटल ये भी, पैरेंटल वो भी, ये 2 क्या बने? recombinant। तो हम कह सकते हैं ना पैरेंटल 50%, recombinant 50%। कोई टेंशन? तो हम कहेंगे यहां से पैरेंटल हमके बनते हैं 50 और रिकॉम्बिनेंट बनते हैं 50। अब क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट मींस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। नींद तो नहीं आ रही है? बैक साइड पे बैठे नहीं, तो हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, जहां पे लिंकेज ना हो वहां पे पैरेंटल 50% मिलते हैं। ये एग्जाम में आता है, नीट में कई बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। जहां पे लिंकेज ना हो वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही होगा। इज इट क्लियर ना? तो वहां पे पैरेंटल 50%, रिकॉम्बिनेंट कितने? 50। कोई टेंशन? आगे जाते हैं। अब यहां पे हम करते हैं यही क्रॉस लेंगे। अब देखो यहां पे, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अब हम लेंगे यही सेम क्रॉस। यहां पे लेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही ना? उसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ? स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब सुनो, यहां पे लिंकेज है, यहां पे क्या है? अब बताओ मुझे, बताओ क्या आएगा? शाबाश। अरे इसमें कितने गैमेट निकलेंगे? 2 सर, 2 ही निकलेंगे। कौन से 2? फॉर एग्जाम्पल ये है 2 क्रोमोसोम्स, एक पे कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, क्लियर? दूसरे पे स्मॉल टी है, स्मॉल आर है। कोई शक तो नहीं है इसमें, है ना? आप मुझे बताओ ये जो 2 गैमेट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? कौन कौन से? शाबाश। इज इट क्लियर? यहां से क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल आर। जरा क्रॉस करो इनको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसके साथ क्रॉस करो, स्मॉल टी। अरे यही तो आएगा, समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? पैरेंटल आ रहे हैं। क्या आ रहा है? सेम एज ऑफ पैरेंट। ये वापस निकाल देते हैं। क्यों? लिंकेज है। रिकॉम्बिनेंट है कोई? नहीं है रिकॉम्बिनेंट। सर लिंकेज में पैरेंटल बनते हैं 100%, ऑलरेडी में पॉइंट, रिकॉम्बिनेंट बनता है 0। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम कहते हैं लिंकेज जो होती है वो डिक्रीज करती है स्ट्रेंथ ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जहां जहां पे भी लिंकेज होगी वहां पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, ये डिक्रीज करती है, क्योंकि लिंक्ड जीन्स है ना, वो एज सच पैरेंट से ट्रांसफर होंगे प्रोजेनी। आप देख रहे हो ना, टी और आर सीधे आया, ये सीधे आया, स्मॉल टी और स्मॉल आर, इसको क्रॉस किए तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट समझ में आए। हाँ, तो कंक्लूजन क्या है इनका? कंक्लूजन ये है जहां जहां पे लिंकेज होगी वहां पे पैरेंटल 100% मिलेंगे, सेम ना, क्योंकि ट्रांसफर सेम हो गई, और रिकॉम्बिनेंट कोई नहीं मिलेगा। और जहां पे
लिंकेज नहीं होगी वहां पे पैरेंटल 50 और रिकमेंड कितने? क्लियर? वेरी गुड। अब सुनो, उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कंसेप्ट। मजा आ रहा है क्या? हाँ, इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहा है। अब सुनो, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये हो गया आपका ये वाला क्रॉस। अब सुनो, लिंकेज में हम फर्दर आगे जाएंगे, उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे बिफोर डिस्कसिंग द मॉर्गन जो ड्रोसोफिला ने काम किया। अब मुझे एक समझाओ, नेचर का एक मैकेनिज्म है टू ओवरकम लिंकेज। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि जब लिंकेज होती है पेरेंटल 100% बनता है, रिकमेंड क्या 0 बनता है। लेकिन नेचर का एक मैकेनिज्म है ओवरकम करना किसको? लिंकेज को। और वो मैकेनिज्म क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो ओवरकम लिंकेज क्रॉसिंग ओवर हमें पढ़नी है थोड़ा सा। क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? पढ़ा होगा आपने जूलॉजी में। क्रॉसिंग ओवर इज सर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, है ना? बिटवीन व्हाट? सिस्टर क्रोमैटिड्स? नो, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बिटवीन व्हाट? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। वो मुझे नहीं पढ़ाना है, वो है क्रॉसिंग ओवर। अब देख लीजिए मेरी बात सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिफोर कि मैं क्रॉस समझाऊंगा, आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा। एक फेज आता है G1 फेज, क्लियर? उसके बाद कौन सा फेज? S फेज। सर उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज। ये पता है ना सबको? वेरी गुड। तो मुझे आसानी होगी यहाँ पे। देखो बेटा, ये मैं ले रहा हूं क्रोमोसोम, ये है दूसरा। यहां पे है कैपिटल T, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। यहां पे है फॉर एग्जांपल R कैपिटल, दोनों। यहां पे है इसका स्मॉल t, यहां पे है स्मॉल r। ये जीन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये लिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है? कवर्ड लिंक्ड है। क्या है? क्यों है लिंक्ड? सर क्योंकि एक ही पे है क्या? 2 जीन्स, एक ही क्रोमोसोम से 2 जीन्स है, राइट? ध्यान से सुनना, जीन्स कितने हैं? ये एक जीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दूसरा, राइट? ये उनका सेंट्रोमियर होता है। द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ना, इज इट क्लियर? तो ये फेज कहलाता है G1 फेज, इसमें वाले फेज में। उसके बाद क्या होगा? S फेज आएगा। S फेज में क्या होगा? डबलिंग होगी। क्या होगी? डबलिंग होगी, क्रोमोसोम्स की डबलिंग होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वाले में ये हुआ T, ये हुआ R, इज इट क्लियर? इसका एक और बनेगा, क्या बनेगा? T और R। कोई कंफ्यूजन? डबलिंग हो रहा है ना। अब लिखेंगे क्या बनेगा? एक और स्मॉल t, जोर से बोलो ना, स्मॉल r। एक और बन जाएगा इसका क्या? स्मॉल t और स्मॉल r। कोई प्रॉब्लम? S फेज भी खत्म। उसके बाद G2 फेज आएगा, M फेज, माइटोटिक फेज इसको हम कहते हैं। इज इट क्लियर ना? अगर आपको याद होगा, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में कि माइटोसिस में? सर मियोसिस में। मियोसिस फर्स्ट में या सेकंड में? सर मियोसिस फर्स्ट में। याद है ना आपको? मियोसिस फर्स्ट के किस पार्ट में? सर पेक्टीन में। याद है ना आपको? या पेक्टीन, पेक्टीन या पेस्टीन, जो भी आप बोलोगे, मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा, यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन होते हैं? ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा ये। अगर हम इनको कहेंगे, ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे? सिस्टर और नॉन सिस्टर? सिस्टर। वेरी गुड, सिस्टर क्रोमैटिड। इज इट क्लियर? अगर हम इसको कहेंगे, ये और ये वाला, तो क्या बोलेंगे हम? नॉन सिस्टर। वेरी नाइस, वेरी गुड, नॉन सिस्टर। अब क्रोमोसोम्स आ गए पेक्टीन स्टेज में, तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी। सर अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, यूं ही क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होती है किस किस के दरमियान? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो है ये वाला, ये एज सच आएगा, कैपिटल T कैपिटल R। राइट? अंडरस्टैंड? क्रॉसिंग ओवर होगा इस वाले लाइन और इस वाले लाइन में, होगा ना? क्रॉसिंग ओवर डेफिनेटली होगा। तो यहां से जो सेगमेंट ऐसे जाएगा, इज इट क्लियर? यहां से सेगमेंट ऐसे जाएगा और ये सीधे आएगा। इसमें कोई टेंशन? हाँ, ये कैपिटल T है, कैपिटल R है, ये क्या है? कैपिटल T। अब ये चला गया यहां पे,
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आर है ना, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल टी, ये ऐसे आएगा स्मॉल टी और स्मॉल आर। क्लियर ना? क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर ऐसे हुआ ना, इसका जीन इसमें, इसका जीन इसमें। जरा मुझे बताओ, जब न्यू रिकम्बिनेंट बनेगा यहाँ पे, जो नया प्रोडक्ट बनेगा, पहला वाला क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना? यहां से क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी और वेरी गुड स्मॉल आर, यहां पे क्या बनेगा स्मॉल टी और कैपिटल आर। एनी डाउट? यहां पे बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। क्लियर? ये आया पैरेंटल, ये आया पैरेंटल, ये क्या बना, ये रिकॉम्बिनेंट बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेंट बनता है, वो लिंकेज को ओवरकम करता है। अगर कोई लिंकेज को ओवरकम करेगा वो है क्रॉसिंग ओवर। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया ना? वेरी गुड। तो लास्ट में इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, जरा मुझे बताओ, उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी कि कम होगी? ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा। जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जरा मुझे बताओ, जितने ज्यादा क्लोज जीन्स होंगे, ये है जीन ए, ये है जीन बी, ये है जीन ए, ये है जीन बी, ये तो नजदीक है ना इनसे, मोर क्लोज द जीन्स मोर द क्रॉसिंग ओवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर द जीन्स जितने ज्यादा दूर होंगे तो लेस द क्रॉसिंग ओवर। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, समझ में आया? समझ में आया? ये है कंसेप्ट लिंकेज का। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, रिकमेंड बनता है कि नहीं बनता है, पैरेंटल बनता है कि नहीं बनता है, और उसको ओवरकम करने के लिए क्रॉसिंग ओवर है हमारे पास। ये क्लियर? दैट्स ऑल।